सुबह माला की आंख खुली तो उसका सर चकरा रहा था। उफ अल्लाह! माला अपना सर थामकर सर को नीचे झुकाकर बैठ गई, लेकिन कुछ याद आने पर उसे झटके से सर उठाकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। माला कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ तो सामने देखा जहाँ जावियार बैठा अपनी सब आंखों में वहशत लिए माला को देख रहा था। उसके देखने से माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। माला को सब आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा था। उसका दिल कर रहा था वो जो कल हरकतें कर रही थी शर्म से डूब मरे, और उसे अब जावियार से भी डर लग रहा था। क्या उसे सजा देगा? उठ गई माला बेबी। जावियार की पुरसरारियत से भरपूर आवाज माला के कानों में पड़ी थी। माला आंखों में खौफ लिए जावियार को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी कि माला को उस मुस्कुराहट से खौफ आया। जावियार ने उठकर माला की तरफ कदम बढ़ाए कि माला की सांस सीने में अटकी थी। जावियार उसके पास आया, उसके दोनों तरफ अपने बाजू रखता उसके चेहरे पर झुका था। तो कल कैसी रही माला बेबी की पार्टी जो होटल में जाकर की थी? अपनी सब्ज आंखें माला की नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला। माला ने थूक निकली और आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर आई। अरे अरे श्श, तुम रो क्यों रही हो? वो अपनी उंगली के पोरों से उसके आंसू चुनता पीछे हुआ। सावी, वो पापा, उसने वो पापा। हिचकियों समेत रोते हुए माला बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन साविया का कोल्ड लहजा उसे उपसदा कर रहा था। मेरे भालू, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्यों भागी थी। चलो उठो। जावियार उसका बाजू पकड़ता उसे उठाते हुए बोला। मैं बताती हूँ ना, मैं क्यों क्यों गई थी। पापा झूठ बोला। माला के रोने में मजीद रवानी आई थी। माला बेबी, मेरी दुनिया में जब कोई गद्दारी करता है ना, तो मैं उससे उसकी वजह नहीं पूछता, बस सजा देता हूँ। नहीं, गलती उसकी है। हाँ माला बेबी, उसकी है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए। गुड आइडिया, लेकिन तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए। नहीं। हाँ बेबी, उसकी है तो सजा उसे भी तो मिलनी चाहिए। गुड आइडिया, लेकिन तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए। नहीं। ना ना बेबी, चलो सजा तुम दोनों को मिलनी चाहिए ना, तो क्यों ना तुम दोनों को एक दूसरे के हाथों सजा दी जाए। माला बेबी, मेरी दुनिया में जब कोई गद्दारी करता है ना, तो मैं उससे उसकी वजह नहीं पूछता, बस सजा देता हूँ। नहीं, गलती उसकी है। हाँ बेबी, गलती उसकी है तो सजा उसे भी तो मिलनी चाहिए। गुड आइडिया, लेकिन तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए। नहीं। ना ना बेबी, चलो सजा तुम दोनों को मिलनी चाहिए ना, तो क्यों ना दोनों को एक दूसरे के हाथों सजा दी जाए। माला ने होश से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। मतलब? अभी समझाता हूँ। जावेर उसका हाथ पकड़ता उसे बाहर ले गया। बाहर लॉन में अमान और नूर बैठे थे। माला ने इल्तिजाई नजरों से अमान की तरफ देखा, लेकिन अमान कुछ नहीं बोला। नूर ने माला की तरफ देखा तो उठ खड़ी हुई। भाई, माला से गलती हो गई है, माफ कर दे इसे। नूर, तुम हमारे बीच न बोलो तो अच्छा है। इससे मुझे धोखा दिया, मुझसे दूर जाने की कोशिश की है, बस उसकी थोड़ी सी सजा तो दूंगा, बड़ी नहीं। नूर। माला ने दबी दबी आवाज से नूर को पुकारा। नूर ने बेबसी से माला की तरफ देखा, जो कि अब सावियार के खींचे चले जाने पर उसके पीछे जा रही थी। माला को सावियार ने टॉर्चर रूम के बाहर खड़ा किया। यहाँ क्या है? अभी पता चल जाएगा। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया। सामने ही अदील की बुरी हालत देखती माला की चीख निकली थी। इसी लड़की की वजह से तुम मुझसे दूर गई थी ना। जावी आगे बढ़ता अदील के जख्मी चेहरे पे मारने लगा था। अदील ने अपनी आंखें खोलकर माला को देखा, जो उससे कभी सावियार और कभी अदील को देख रही थी। तुम्हें पता है माला, तुम्हारे बाप ने इस कुत्ते को तुम्हें 1 करोड़ में बेचा था, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया था। माला को कल रात अदील की बात भी याद आई। उससे भी यही कहा था। तो चलो अब अपने हाथों से इसे मारो। न, नहीं। मैं कैसे नहीं, सावी प्लीज माफ कर दो। वो हाथ जोड़ती नीचे बैठी थी। डार्लिंग, तुम तो नीचे बैठ गई। जावियार उसके सामने दोनों सानू बैठे उसके हाथ पकड़ गया। अदिल भी अब खौफ से सामने बैठे उस मॉन्स्टर को देख रहा था, जिसकी आंखों और लहजे से उठती हुई वहशत वहां खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। नहीं। नहीं। माला पीछे हुई सरने लगी। उठो, शाबाश, पकड़ो चाकू। जावियार अपना चाकू निकालता माला के हाथों में दे गया। माला के हाथ कांपने लगे थे। चाकू छूटकर उसके हाथ से जमीन पर गिरा। जोर से पकड़ो। जावियार सख्ती से बोला, तो दोबारा से माला के हाथों में चाकू पकड़ा था। उसका हाथ अपने हाथों में कैद कर गया कि दोबारा चाकू न छूटे। अदिल सांस रोके अब अपनी मौत का इंतजार करने लगा था। उससे तो अब कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। नहीं मॉन्स्टर, माफ कर दो। अदिल भी अब चाकू देखते गिड़गिड़ाया था। तुम्हें तो कभी माफ नहीं कर सकता,
कब से तुम हमारा शिकार थे। तुम्हारे बाप ने हमारा बहुत नुकसान किया है। तुम्हें मारकर आधा बदला तो ले ही लेंगे। जावियार वहशतनाक लहजे में बोला था। चलो डार्लिंग। वो माला को लिए आगे बढ़ा और उसका चाकू वाला हाथ पकड़कर अदील की दिल वाली जगह पर रखा था। नहीं नहीं सावी प्लीज। माला सारों कतार रोने लगी, लेकिन आज सावियार को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वो अपना हाथ बार बार छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसा करने पर सावियार ने गुस्से से भरी आंखों से माला को देखा तो उससे अपनी मजम्मत बंद करके मजीद रोने लगी थी। अदील ने खौफ से अपनी दिल वाली जगह को देखा जहाँ चाकू था। मारो। सावियार दाड़ा था। मैं नहीं मार सकती। इतना कहना था कि सावियार ने पूरी कुव्वत लगाते माला का हाथ पकड़कर अदील के दिल वाली जगह पर घोंपा था कि खून का एक फवारा माला के चेहरे पर पड़ा था। वो अदील वहीं तड़प रहा था। इतना खून और दिल को तड़पते देख माला चीखें मारने लगी थी। सावियार पुरसुकून खड़ा होता माला को देख रहा था, जो नीचे बैठे अपने हाथों और चेहरे से खून साफ करती कोई पागल ही लग रही थी। मैंने कत्ल कर दिया है। वो अपने हाथों बाजू चेहरे से खून नोच नोच कर साफ कर रही थी। उसकी बुरी हालत देखते जाविया ने आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए माला की मखसूस नस दबाई, जिससे वो बेहोश होती जाविया की बाहों में बेहोश हुई थी। और जाविया अदील की मुर्दा वजूद को देखते माला को बाहों में उठाए कमरे की जानिब चल पड़ा। नूर और अमान वहाँ ही बैठे थे। उन्हें माला की चीखों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अमान ने नूर को रोक दिया था। जाविया को बाहर आते देख नूर जल्दी से खड़ी हुई। माला के चेहरे पे खून लगा देख नूर परेशान हुई थी। जाविया भाई माला। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अमान, अदिल की लाश के टुकड़े करके बॉक्स में बंद करके उसके बाप के पास पहुंच जाने चाहिए। आई समझ? हाँ, काम हो जाएगा। वो नूर को देखते बोला और फिर जाविया माला को लिए कमरे की जाने पड़ गया। अमान तुम तो इतने खतरनाक नहीं लगते। जाविया भाई तो बहुत खतरनाक है। हाँ, बस वो माला भाभी के मामले में जुनूनी है। अब तुम भी लोगों के टुकड़े करोगे क्या? नूर आंखें दिखाते अमान से बोली। नहीं, मैं नहीं नूर, गार्ड करेंगे ना। वो जल्दबाजी में अपनी सफाई दे गया कि कहीं नूर भी उससे खौफजदा ना हो जाए, लेकिन नूर के चेहरे पर इत्मीनान देखकर अमान मुतमिन था कि नूर उससे गलत नहीं समझती। वो इसी बात से खुश था। अदील की लाश को किंग तक पहुंचा दिया गया था। वो जो शराब के नशे में धुत था, पास से लोका बैठा था। किंग के पैरों में कोई लड़की थी जो बहरना हालत में थी, उसके पांव दबा रही थी। किंग और लोका उसका जिस्म देख देख कर गली स्वादे कर रहे थे, जबकि वो लड़की सारों कतार रो रही थी, जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। उससे बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन ये लोग किसी की बेबसी कहाँ देखते थे। अभी वो बैठे बातें कर ही रहे थे कि एक मुलाजिम आया और किंग को पुकारा। सर, आपके लिए इविल ने कुछ भेजा है। उस आदमी ने डरते डरते कहा कि कहीं किंग को गुस्सा ही ना आ जाए और वो उससे ही ना मार दे। इविल ने अब क्या भेजा है किंग? किंग ने लोका की तरफ देखते हुए हैरत से कहा। है, चलो देख लेते हैं, ले आओ। शराब का ग्लास मेज पर रखते किंग हुक्म देते हुए बोला। वो आदमी गया और बड़े से बॉक्स उसके पीछे 3 बंदे उठाकर ला रहे थे। किंग और लोका उठकर उस बॉक्स के पास गए। खोलो इसे। किंग के कहने पर एक आदमी ने उस बॉक्स को खोला और अंदर अदील की लाश देखकर किंग लड़खड़ाया था। वो बेयकीन नसों से अदील का दिल निकलते हुए लाश और उसके धड़ से अलग बाजू वाली लाश देख रहा था। अदील। किंग घुटनों के बल अदील के पास बैठा था और अपने हाथ अदील के चेहरे पर लगाए। वो यकीन करना चाह रहा था कि ये इसी का बेटा है। एक जोरदार चीख किंग के मुंह से निकलकर किंग महल में गूंजी थी कि वहां की दीवारें भी हिल गईं। वो सबको अजियतनाक मौत देने वाला आज अपने बेटे की मौत पर रो रहा था। लोका ने किंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देना चाहा। इविल, इविल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। किंग ने अपना चाकू निकाला और अपने हाथ पे फेर दिया। खून उसके हाथ से निकल निकल कर अदील की लाश के ऊपर गिरने लगा था। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। इविल, तुमने मुझसे मेरी कीमती चीज छीनी है ना? तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज छीनूंगा तो बस देखती रह जाएगी। अब वो पागलों की तरह अपने बेटे की लाश को हाथ लगा रहा था, जो कि टुकड़ों में पड़ी थी। किंग पागल होने का था और ये पागलपन साइको अब लोका के साथ मिलकर क्या करने वाला था, ये वो दोनों खुद भी नहीं जानते थे, ना ही इविल। थोड़ी ही देर बाद अदिल की मैयत का शौक बनाकर उसे दफना दिया गया था। मैं कसम खाता हूं अदील, तेरी कब्र की मिट्टी सूखने से पहले उस इविल से बदला ना लिया तो मेरा नाम किंग नहीं। अदिल की कब्र पर खड़ा होता, उसकी कब्र की गीली मिट्टी को हाथ में लेता कोई पागल ही लग रहा था किंग। माला बेहोशी में भी डर से कांप रही थी।
उसका चेहरा अभी भी पसीने से भीगा हुआ था। वो ख्वाब में भी अपने आप को कत्ल करता दिख रही थी कि एकदम चीख मारती उठी थी। माला का जिस्म अभी भी हल्का-हल्का काँप रहा था। वो डर के मारे इधर-उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में मौजूद अपने सामने साव्यार को बैठा देख वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। उसे रोता देख साव्यार उठकर जल्दी से उसके पास गया। "न न नहीं नहीं नहीं, अब कभी नहीं जाऊँगी, माफ़ कर दो।" वो तो डर के मारे दोबारा से माफ़ी माँगने लगी थी, कहीं फिर से उसे सज़ा ना दे दे। रो-रो कर माला की नीली आँखें भी सुर्ख हो रही थीं, छोटी-सी नाक भी सुर्ख हो गई थी। सावी! इससे पहले माला कुछ कहती, सावी उसके लबों से अपने लब जोड़े। इतनी शिद्दत पर माला ने सावी की शर्ट को मज़बूती से पकड़ा था। साव्यार ने माला का सांस बंद होता महसूस किया तो पीछे हुआ। माला ने खौफ से उसकी तरफ देखा। मेरा भालू, तुम मुझसे दूर भागी, इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन तुमने मेरा दूसरी दफा यकीन तोड़ा है। एक तब जब मुझ पर इल्जाम लग रहा था और तुम मेरे साथ नहीं थी, और दूसरा कल जब तुम अदील की बातों में आकर मुझे छोड़कर अपने बाप के पास जा रही थी। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम इस कमरे से बाहर जा तो सकती हो, लेकिन इस कमरे के अंदर अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें मुझसे खौफ आता है ना, तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। माला हैरानगी से साव्यार की बातें सुन रही थी। वो तो अपना खौफ भुलाए साव्यार की बातों में उलझी थी कि वो क्या कह रहा है और ये सब। और अब तुम्हें तुम्हारे बाप की हकीकत पता चल गई है, तो जाना है तो शौक से जाओ अपने बाप के पास। वो अपनी सब आंखों में वहशत लिए माला को घूरते हुए बोला, नहीं नहीं सावी, प्लीज। माला को वापस अब साव्यार की बातें अंदर से हिला रही थी। उसके बाप ने उसे धोखा देकर बेच दिया था और अदील ने भी धोखा देकर उसकी इज्जत लूटनी चाही। और अब ये साव्यार उसके पास एक ही रिश्ता बचा था, चाहे जो भी था। वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन खौफ में आकर वो दूर हो रही थी। लेकिन साव्यार की बातें सुनकर उसे वो रोना आ रहा था। नहीं साव्यार, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास। नहीं माला बेबी, तुम्हें मेरा प्यार नहीं, मेरी वहशत और मेरी बेरूही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो तुम सावी? माला ने फौरन से जाव्यार का बाजू पकड़ा था। जाव्यार ने का अब्रू उठाकर माला को देखा और फिर अपना बाजू छुड़वाकर माला की कमर में हाथ डालकर अपने साथ लगाया। तो भालू, फिर आज रात मैं तुम्हारी रूह की गहराइयों में उतर जाऊं? जाव्यार माला को बेबाकी से देखते हुए उससे पूछने लगा। माला तो इस सवाल से हड़बड़ा सी गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी फटी फटी आंखों से जाव्यार को देखते कहने लगी। जाव्यार ने माला को खुद से दूर झटका। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मुझसे दूर ही रहो। अब मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे भी किसी की जरूरत है। मैं अब दूसरी शादी करूंगा। जाव्यार ये कहते माला की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था। दूसरी शादी? लेकिन क्यों? माला तो जाव्यार पर झपट पड़ी थी। तुम मेरी एक बीवी मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकती, दूसरी से करूंगा ना। जाव्यार ये कहते माला के तन बदन में आग लगाते बाहर चला गया। माला तो जाव्यार की बात सुनकर सदमे में चली गई थी और तब से बेड पर बैठी थी। फिर जरा संभलते वो चीखी थी, दूसरी शादी तुम करो तो सही, हड्डियां तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। माला अंदर कमरे से चीखी थी, जबकि बाहर माला की आवाज़ जाव्यार के कान में पड़ी थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसे कुछ दिन माला को बेरूही दिखाकर उसे सबक सिखाना था, ताकि वो आइंदा कभी भी किसी की बातों में आकर उससे दूर जाने की कोशिश न करे, जो कि अब माला के लिए इम्तिहान और साव्यार के लिए एक मज़ेदार गेम बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद नूर माला के रूम में आई। माला को गुस्से से बेड पर बैठे देख उसके पास जाकर बैठ गई। माला, नूर ने माला को पुकारा। नूर, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। सुबह उठते ही सावेर भाई ने तुम्हें सजा दी है। मैंने सोचा अब तुम्हें सुकून आ गया होगा और तुम्हें भूख लगी होगी ना। नूर ने शरारत से मुस्कुराते कहा। नूर, तुम हंस रही हो? माला ने मुंह खोले नूर को देखा। हाँ, मान मुझे सब बता चुका है। तुमने भी तो बेवकूफ़ी की थी ना। अगर सावेर भाई वहां टाइम से ना पहुंचते तो जानती हो लड़के तुम्हारे साथ क्या करते। हाँ नूर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब सावी मुझसे नाराज हो गए हैं। तो मना लो, वैसे भी वो तुमसे प्यार करते हैं। पहले भी मनाने के लिए सब प्लान किया था, लेकिन उस दिन खुद मुझे सरप्राइज मिल गया था। माला मुंह के डिजाइन बनाते नूर से बोली कि नूर की हंसी निकली थी। माला, सो स्वीट। लेकिन देखो, साव्यार भाई तुमसे प्यार करते हैं, वो कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हाँ, लेकिन वो किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। क्या मतलब? नूर ने अजनबी से पूछा। कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम खुश हो ना नूर? हाँ, मैं खुश हूँ। जिसके पास मान जैसा शोहर वो भला खुश क्यों नहीं हो सकती? अब मैं और मान जा रहे हैं मरी घूमने।
और तुम्हें पता है, मुझे मरी जाने का इतना शौक था, पता नहीं मान को कैसे पता चल गया। अब वो मुझे लेकर जा रहा है। नूर के चेहरे से खुशी टपक रही थी। ओ बेस्ट ऑफ लक मेरे देवर प्लस दोस्त को खुश रखना। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खुश है मेरे साथ। ओए होए, मैं दूसरी खुश रखने की बात कर रही थी। मतलब? फिर जो माला ने उससे कहा, नूर के कानों से धुआं निकला था। बेशरम, बदतमीज। नूर आंखें दिखाते माला को थप्पड़ रिसीव करने लगी। उफ, इसमें क्या है, शोहर है तुम्हारा, और हमारे इस्लाम में खुद को शोर से दूर रखना गुनाह समझा जाता है। और अपने बारे में क्या ख्याल है, जावेर भाई को कितना खुश रखा है तुमने? नूर भी अब उल्टा उससे पूछने लगी। वो मैंने? हाँ जी, तुमने। अब बताओ ना जरा। नूर भी अब उसे तंग करने की दर पे आ चुकी थी। तुम्हारा जावेर भाई कभी खुश नहीं हो सकता। आया बड़ा, वो बस मुझे डराता ही रहता है, खुश नहीं हो सकता कभी। तो तुम कोशिश करोगी तो खुश हो जाएंगे ना? अब करूंगी कोशिश कि खुश हो जाए। चलो मैं चलती हूँ, तुमसे मिलने आई थी, अभी सामान भी पैक करना है। ओके नूर, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, मैं बोर हो जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम्हारी याद आएगी। ओके माला, अल्लाह हाफिज। नूर ने बड़े प्यार से कहा कि माला को तो नूर पे ढेरों प्यार आया था। हाय सदके, कितनी प्यारी लगती हो। माला ने तो चटाचट नूर के गाल चूम लिए थे, और ये मंजर अंदर आते अमान ने देखा तो जो कि नूर को ही बुलाने आ रहा था। नूर ने दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर माला को देखा, जो अपनी चमकती आंखों से कारनामा अंजाम देकर नूर को देख रही थी। हाय अल्लाह, मेरी बीवी की इज्जत। अमान अपने दिल पर हाथ रखे सदमे से बोला, जबकि दोनों ने एक साथ दरवाजे पर देखा, जहां अमान अपना हाथ दिल पर रखे फुल ड्रामाबाजी कर रहा था। मैंने जिस किस की है, इज्जत पर हाथ नहीं डाला, माला ने घूरते हुए अमान को कहा, जबकि नूर तो शर्म से लाल हुई थी। एक तो माला की हरकत, ऊपर से अमान। हाय मेरी बेगम, मेरी नूर पर कोई नजर रखकर तो देखे। अमान आगे बढ़ता, नूर को सीने से लगाकर खुद भी नूर के गाल पर अपने लब रख गया। अमान! नूर ने घूर कर अमान को देखा। बेगम वो कर सकती है तो मैं तो शोहर हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अमान ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए दांत निकालते कहा कि माला की भी हंसी निकली थी। नूर बेचारी। चलो नूर, हम चलते हैं, हम अपना हनीमून जाकर मनाते हैं। लोग तो सड़ते रहे और अपने शोहर को मनाते रहे। अमान अपनी जुबान चढ़ाता माला को तंग करने लगा था। सड़े मेरे दुश्मन। माला ने बेड से तकिया उठाकर अमान को मारा था, जो सीधा अमान के मुंह पर जाके लगा था, और फिर अमान ने भी सोफे से कुशन उठाकर माला को मारा, और फिर दोनों में तकियों की लड़ाई हुई थी। नूर मुंह खोले पूरे कमरे का हाल देख रही थी, और दोनों को लड़ते हुए। जब वो दोनों थक गए तो दोनों ही बेड पर बैठे गहरे गहरे सांस लेने लगे, और फिर दोनों ने कमरे को देखा। दोनों का मुंह खुल गया था। इतना गंदा कमरा, जगह जगह फटे हुए तकिए पड़े थे, और तकियों से रुई निकलकर पूरे कमरे में बिखर चुकी थी। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर दोनों ने नूर को देखा, जो कि गुस्से से दोनों को घूर रही थी। और फिर दोनों की नजर दरवाजे पे गई थी, जहां वो मोड़ से गुस्से से कमरे को देख रहा था, और कमरे को देखते देखते साव्यार की नजर उन दोनों पर गई, जिनको साव्यार घूरते हुए देख रहा था। अब माला और अमान की सांसें बंद हुई थी। मुझे 5 मिनट में मेरा कमरा साफ चाहिए। साव्यार की गुस्से से भरी आवाज सोनू को सुनाई दी थी। वो दोनों जिन की तरह उठे थे, और फिर दोनों ने 5 मिनट के अंदर अंदर कमरा साफ किया था। अब वो दोबारा से बेड पर बैठे थकन के मारे गहरे गहरे सांस ले रहे थे। अब उनकी हालत देखते नूर को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। जबर कंजूस, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जली हुई कबूतरी तुम्हारी वजह से हुआ है। तेरी तुम्हें जली हुई कबूतरी किसको बोला? माला ने अमान के बाल पकड़ लिए थे और खींचने लगी। इससे पहले कि अमान कोई एक्शन लेता, जावेर दोबारा से कमरे में आते गरजा था। स्टॉप इट। जावेर बेहद गुस्से से बोला। वो कब से उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रहा था। जावेर की आवाज़ सुनते दोनों तीर की तरह सीधे खड़े हुए थे। जाओ यहाँ से। अमान, तुम दोनों की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अमान भी एक नजर चली हुई कबूतरी को देखता अपने चेहरे पर हाथ मारता बोला। देख लूंगा जली हुई कबूतरी। अमान माला को आंखों ही आंखों में वार्निंग देता चला गया, जबकि माला अब जावेर को देख रही थी। जावी वो, लेकिन जावेर उसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर चला गया। जला हुआ मुर्गा, हर वक्त जला थी बना घूमता रहता है। वो उससे भी नया नाम देती वॉशरूम में चली गई। अमान और नूर भी निकल पड़े थे। नूर तो बेहद खुश थी, उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। नूर तो खुशी खुशी अमान के साथ जा रही थी। वहां पहुंचकर अमान ने होटल जो बुक करवाया था। अमान, कितना प्यारा होटल है ना?
अमान ने नूर को देखा जिसने हिजाब किया हुआ था। अमान को बहुत अच्छा लगा था कि नूर खुद ही हिजाब कर रही थी ताकि कोई उसे अपनी बुरी नज़र से ना देख सके। अमान, मैं तो बहुत थक गई हूँ, खाना खाकर सोते हैं। वाकई में इतने लंबे सफ़र से वो लोग थक गए थे। ओके नूर, आप यहाँ बैठे, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। नूर ये सुनते फ्रेश होने चली गई। लोका, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि विल मेरे बेटे को मौत देकर इतने सुकून से बैठी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। किंग गुस्से में मेज पे रखा ग्लास उठाकर जोर से जमीन पर पटक रहा था। ये ग्लास चकनाचूर हो रहा था। किंग ने कहरबार नजरों से उस टूटे ग्लास को देखा जैसे वो इविल हो। इसी तरह उस सिविल को तोड़ के रख दूंगा। उसकी कमजोरी वो एएसपी है ना, अब उसे ही मार दूंगा। तुम फिक्र न करो किंग, मैंने एक प्लान सोचा है। कैसा प्लान? लोका ने फिर किंग को प्लान बताया जिसे सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। और यही प्लान कल ही सरंजाम देना है। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। किंग, मुझे अपने भाई का बदला लेना है। ऐसी मौत दूंगा ना एविल को, और उस मॉन्स्टर को उसकी रूह काम जाएगी। लोका की एक आंख जिसमें से वहशत ही वहशत टपक रही थी। पता नहीं एंजल कहाँ रह गए हैं, आ ही नहीं रहे। लारिब सफ़ीर का इंतजार करते करते थक गई थी कि सफ़ीर था कि आ ही नहीं रहा था। लारिब उठी और अलमारी के आगे जाकर खड़ी हो गई। फिर सफ़ीर की अलमारी खोली तो इश्तियाक से सफ़ीर के सारे कपड़े देखने लगी। फिर एक वाइट कलर की शर्ट पकड़ ली। हाय, मेरे एंजल के कपड़े कितने प्यारे हैं ना। वो सारे कपड़ों को हाथ लगाकर देखने लगी। क्या मैं एंजल के कपड़े पहन लूं? वो अपना हाथ अपनी थोड़ी पे रखते हुए सोचने लगी। हाँ, पहन लेती हूँ, कौन सा मुझे डांटेंगे। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए वो एन कैमरे के सामने खड़ी होकर अपनी शर्ट रिमूव करने लगी। और जो कि गाड़ी में बैठा सफ़ीर रूम में लगे कैमरे की वजह से लारिब को देख रहा था। कहीं फिर से उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, उससे उस पर नजर रखने के लिए तो कमरे में कैमरे लगाए थे। और फिर लारिब को अपनी अलमारी खोलते देख उसमें से अपनी शर्ट पकड़े उसे देखने लगा। सफ़ीर की आंखों में शाक उभरा कि वो क्या करने लगी है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि अचानक से लारिब को कैमरे के सामने ही शर्ट चेंज करते देख सफ़ीर फुकलाया था। इससे पहले कि वो शर्ट रिमूव कर दी, सफ़ीर ने जल्दी से मोबाइल बंद किया था। उफ, पागल लड़की। सफ़ीर ने सबसे अपनी आंखें बंद की थीं। उसकी हल्की सी दूधिया कमर जो कमीज उठाते नजर आई थी, वो सफ़ीर का सफ खत्म करने के लिए काफ़ी था। सफ़ीर ने आंखें बंद करते लारिब का शर्ट रिमूव करना और हल्की सी कमर देखना याद किया। सफ़ीर के खुद के गाल भी थक पड़े थे। ये लड़की किसी दिन मेरी जान लेगी। उफ। सफ़ीर ने गहरा सांस लिया और फिर से दोबारा मोबाइल ऑन करने की कोशिश की थी। अब वो सीधा घर जाकर ये देखना चाहता था। लारिब सफ़ीर की वाइट शर्ट पहनकर खुद को देखने लगी। वो सफ़ेद सी गुड़िया लंबे काले बाल पोनी में कैद किए थे। सफ़ीर की सफ़ेद शर्ट पहने वो वाकई में गुड़िया लग रही थी। लारिब शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते गोल गोल घूमने लगी थी। अपने बाजू फैलाए बगैर दुपट्टे की वो घूमती घूमती गिरने लगी थी। इससे पहले वो गिरती, सफ़ीर जो अंदर आ रहा था उससे लारिब को थाम लिया। लारिब गिरने के डर से अपनी आंखें जोर से मीची थी और सफ़ीर तो लारिब को बगैर दुपट्टे की अपनी शर्ट में देखता गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। लारिब ने अपनी आंखें खोली तो सामने ही एंजल को देखते हुए ऊँची से उछली थी। एंजल, वो उसके एहसास से निकलती उसके सामने खड़ी हो गई। देखिए ना एंजल, मैं कैसी लग रही हूँ। लारिब सफ़ीर के सामने खड़ी होती अपना आप दिखाने लगी। सफ़ीर ने उसे देखा, अपनी खुली शर्ट में लारिब जैसे थी ना सकती थी। सफ़ीर ने अपनी भूरी आंखों से उसे देखा। सफ़ीर की नज़रों का साया उसके चेहरे से होते उसके लबों पर गया। सफ़ीर के गले में कांटे से चुभने लगे थे। फिर उससे सफ़ेद गर्दन पर और फिर थोड़ा नीचे, और बस यहाँ से सफ़ीर की सबकी इंतहा हुई थी। सफ़ीर ने जल्दी से अपनी नसों का साया बदला था क्योंकि लारिब ने शर्ट के बटन गलत बंद किए थे, लेकिन इस तरह बंद किए थे कि उसके अंदर का जिस्म गलत बटनों की वजह से नजर आ रहा था। क्या हुआ एंजल? लारिब उसके करीब जाती कि सफ़ीर ने उसे खुमार आंखों से देखा। लारिब, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। सफ़ीर ने जानबूझकर गुस्सा किया। वो गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो इस तरह बगैर दुपट्टे के उसके सामने अपने जिस्म की नशीबो फराज जाहिर कर रही थी। ऊपर से उसके गलत बटन बंद थे। क्या हुआ एंजल, मैं प्यारी नहीं लग रही? लारिब की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। अब बेचारा सफ़ीर उससे क्या बताए कि यहाँ प्यारी क्या, वो तो इस वक्त उसकी नीयत खराब करने पर तुली थी। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन मुझे नींद आई है ना। जाओ चेंज करके आओ, फिर सोते हैं।
वो अपनी नज़रों का सावया बदलता फ्रेश होने वॉशरूम चला गया, जबकि लारिब गुस्से में आते बगैर चैन चाहिए ही बिस्तर में घुस चुकी थी। सफ़ीर बाहर आया तो बगैर चेंज की लारिब को बिस्तर में घुसे देखा। उफ, जिद्दी लड़की। सफ़ीर अपना सर नफ़े में हिलाते लाइट बंद करते हुए लारिब के बराबर लेट गया। सफ़ीर का लेटना ही था कि लारिब सफ़ीर को अपने पास महसूस करती, खिसक कर सफ़ीर के सीने से लगी थी। सफ़ीर तो अब लारिब के चिपकने से तंग आ चुका था। वो तो सारी दुनिया भुलाए उसके सीने के साथ लगती सो जाती थी। सफ़ीर के लिए मुश्किल पैदा कर देती थी। सफ़ीर भी अपने जज्बात पर कंट्रोल करता उसे देखने लगा। कितना सोती हो तुम लारेब? जिस वक्त तुम्हें मैं सारी सारी रात जगाऊंगा, तुम क्या करोगी? सफ़ीर आंखों में खुमार लिए उसे देखते हुए कहने लगा, लेकिन वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो भी लारेब के गिर्द अपना आसार मजबूत बांधता आंखें मूंद दिया। आहन, उठे ना, उठे जल्दी करे। कायान जो गहरी नींद सोया हुआ था, सुबह ही सुबह एन उसके सर पर खड़ी होकर उसे उठा रही थी। अरे एन, मेरा बच्चा क्या हो गया है? कयान ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर एन को देखा। आहन, मुझे ना शॉपिंग पर जाना है, जल्दी से नाश्ता करें फिर चलते हैं। एन, सुबह सुबह शॉपिंग पर क्यों जाना है? आहन, आपको ये सुबह सुबह लग रही है? सुबह के 10 बज चुके हैं और शॉपिंग करके 8 बजे लारेब के घर भी जाना है। अमान बता रहा था वो मुझे बहुत मिस कर रही है। अच्छा, थोड़ी देर सोने दो ना। वो जो दोबारा सोने लगा था, एन उसके ऊपर से कंबल हटाते उसे दोबारा जगाने लगी। आप उठ रहे हैं या मैं अकेले चली जाऊं? एन ने कयान को धमकाते हुए कहा। उफ, बीवी इतनी भी जिद्दी नहीं होनी चाहिए। कयान गहरा सांस भरकर रह गया। हाँ, तो इस बीवी को जिद्दी भी तो आपके प्यार ने बनाया है ना। एन कयान के गले के गिर्द बाजू डालते प्यार से कहने लगी। और किसी दिन मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए ना इस बीवी को, तो फिर पता चलेगा। कयान ने प्यार से एन की नाक खींचते हुए कहा। आन, आप मुझे थप्पड़ लगाकर तो दिखाएं। पहले भी आपने थप्पड़ मारा था और मैं घर से चली गई थी। इस दफा भी मारा तो नाराज होकर चली जाऊंगी। एन ने मसूई रूठेपन से कहा। ओह एन, मैं भला क्यों मारूंगा? तोबा, जो मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊं। तुम तो मेरा छोटा सा बच्चा हो, मासूम सा। कयान ये कहकर उससे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके लबों पर लप रख दिए। एन भी कयान की गुर्बत में खुद को पुरसुकून महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद कयान पीछे हुआ था तो एन उसे खुमारआलूद आंखों से देख रही थी। आन, आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप कभी मुझसे दूर मत होइएगा, वरना ये दीवानी आपको भी मार देगी और खुद भी मर जाएगी। एन कयान को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली। उफ, कितने खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे एन। वो एन को पीछे करता हुआ उठ खड़ा हुआ। तो एएसपी को मेरी इरादों से डर लग रहा है। एन ने कुछ इस अंदाज से कहा कि कयान ने झटके से मुड़कर एन को देखा। कयान को 2 पल के लिए लगा ये बात उससे ईविल ने कही है। एन ने आगे छोटी करके कयान को देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम नाश्ता तैयार करो, फिर हम चलते हैं। ओके आन, जल्दी आइएगा। एन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी जल्दी से नॉर्मल हुई थी। कयान ये कहकर वॉशरूम चला गया और एन जल्दी से बाहर को भागी थी। कयान और अन बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि वहाँ नाइला आ गई। हाला, आपने नाश्ता कर लिया क्या? जी मेरे बच्चे, कर लिया है। नाइला ने प्यार से एन के सर पे बोसा दिया। कयान ने मुस्कुराकर एन की तरफ देखा। चलो एन, फिर चलते हैं, लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चलते हैं। हाला, मैं जरा लारेब की तरफ जाऊंगी। जी मामा, मैं भी साथ जाऊंगा और इसे साथ वापस लेकर आऊंगा। ओके बेटा, जल्दी आना। जी मामा। फिर वो दोनों भी शॉपिंग के लिए निकल गए। सुबह लारेब की आंख खुली तो उसको सफ़ीर के आसार में ही पाया। लारेब आंखें खोलती सफ़ीर को देखने लगी जो सोया हुआ था। कितने प्यारे हैं ना मेरे एंजल। वो अपने हाथ की उंगली से कभी उसकी नाक को छू रही थी तो कभी आंखों कभी पलकों को। एंजल तो सोए हुए हैं, मैं उन्हें छेड़ रही हूँ। लारेब अपने आप से गहरी तालियां मारने लगी थी। उसकी तालियां मारने से सफ़ीर की आंख खुली और सीधी हंसी भी लारेब पर पड़ी थी। क्या हुआ छोटी दुनिया, हंस क्यों रही हो? मैं छोटी दुनिया नहीं हूँ, मैं बड़ी दुनिया हूँ। वो फिर बगैर अपने बटन सही किए लेट गई थी और अभी भी उसकी शर्ट के बटन वैसे ही थे और वो बड़ी दुनिया कहने के चक्कर में अपने बाजू खोल गई थी, जिससे मजीद उसके नशीब व फराज वासे हो रहे थे। सफ़ीर तो एक आभा ही भर कर रह गया। सफ़ीर ने लारेब को अपनी तरफ खींचा कि लारेब उसके सीने से टकराई थी। आंखें बंद करो छोटी दुनिया। सफ़ीर ने गंभीर लहजे में कहा। उसकी आवाज़ सुनते लारेब ने झट से आंखें बंद की थी। फिर सफ़ीर ने भी अपनी आंखें बंद करते लारेब का एक एक बटन खोला था। फिर थोड़ी सी आंख खोलते सबसे ऊपर वाला बटन बंद किया।
सफ़ीर का हाथ उसके जिस्म से टच हुआ था कि लारिब की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। लारिब ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सफ़ीर से दूर हुई। एंजल, वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मैं बटन बंद कर रहा था। सफ़ीर भी घबरा गया था। वो मज़ीद लारिब से बहस करने की बजाय उठा, वॉशरूम भागा था और गहरी गहरी सांस लेने लगा और अपने हाथों को देखने लगा जो लारिब के जिस्म से टच हुए थे। उफ, पागल लड़की। पीछे लारिब की आंखें फाड़े वॉशरूम पे बंद दरवाजे को देख रही थी और फिर जल्दी से उठी, कपड़े चेंज किए थे। सफ़ी फ्रेश होकर बाहर आया तो लारिब शर्ट चेंज कर चुकी थी, फिर से कल वाले ड्रेस में थी। सफ़ी ने शुक्र किया कि कोई तो अच्छा काम किया है लारिब ने। अब सफ़ी भी लारिब का मुंह हाथ धुलवा कर उसे नीचे ले गया जहाँ सोहा और इरम और हिबा उसका इंतजार कर रही थी। मामा, लारिब फौरन से जाती इरम के गले लगी थी। इरम ने प्यार से लारिब के माथे पर बोसा दिया। कैसा है मेरा बच्चा? आई एम फाइन मामा। सोहा ने गुस्से से लारिब को देखा जो कि उसकी फूफू से चिपक रही थी। ड्रामेबाज। सोहा भी मुंह के डिजाइन बनाती नाश्ता करने लगी और लारिब हिबा के साथ बैठी नाश्ता करने लगी।